हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को फिर से नमस्ते, गुड इवनिंग। चाय पानी करके आ गए भाई? चलिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? जय श्री राम भाई, जय श्री राम तनिष्क। जय श्री राम। कल से ही हो रहा है। पटाखे उड़ाके फोड़े कि नहीं? कल लोगों ने दिवाली मनाई है। मैगी खा रहे हैं भाई। प्रकाश भाई एकदम मैगी खा रहे हैं। अरे भैया प्रकाश, मैगी वैगी कम खाओ यार। देश के युवा हो, सबल बनो। तो स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड की अब बात कर रहे थे। तो बच्चों, स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड में आप सभी को पता है कि इसमें क्या होगा। इसमें एक एंड जो है केवल बंधा होगा और दूसरा फ्री होगा। मतलब ये तो नोड की तरह होगा और ये जो होगा x इक्वल टू एल, ये अपना फ्री है, ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है और ये फिक्स एंड है। तो यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क अगर वाइब्रेट कराओगे, इसके साथ रेजोनेट कराओगे, इसके साथ रेजोनेट कराओगे, है ना, इसके साथ अगर इसको रेजोनेट कराओगे तो ये तो सभी को पता है कि ये जो होगा x इक्वल टू एल हमेशा फ्री है। तो जो भी डिस्टरबेंस यहां पर आएगा ये फ्री है, तो अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा सकता है। तो दिस इज द पॉइंट फॉर एंटी नोड। ये एंटी नोड होगा और ये नोड होगा, है ना। ये एंटी नोड होगा और ये नोड होगा। अभी आपने फॉर्मूला देखा था x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। पहले मैं इसको जनरलाइज ही कर दे रहा हूं, ठीक है। तो x इक्वल टू एल ये अपना एंटी नोड है, फॉर एंटी नोड। ये अभी हमने प्रूव किया था, है ना। तो x इक्वल टू एल हमारा यहां पर एंटी नोड है। तो x इक्वल टू एल हमेशा एंटी नोड रहेगा। तो l यहां पे पुट करो 2n-1 लैम्डा बाई 2 और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा को हम v बाई एफ कर देंगे तो हमें जनरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2n-1 v बाई 2f। f आ जाएगा 2n-1 v बाई 2l। 2n-1 v बाई 2n-1 लैम्डा बाई 2 था या लैम्डा बाई 4 था, आई थिंक, देखना। टू एन माइनस वन लैम्डा बाई 4 था, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, लैम्डा बाई 4 था भाई, है ना। एंटी नोड की जो कंडीशन थी वो 2n-1 लैम्डा बाई 4 थी। ठीक है, तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा को v बाई एफ लिख दिया, तो ये 4l। तो ये तो जनरल हो गया, ये जनरल हो गया स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, सॉरी, स्ट्रिंग फिक्स एट वन के लिए लैम्डा बाई 4 था बिल्कुल। अब बच्चों यहां पर ये ट्यूनिंग फॉर्क इसके साथ रेजोनेट करेगा तो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से ये स्ट्रिंग अपने आप को डिफरेंट मोड में वाइब्रेट करेगी। हर मोड में इसकी फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पे n इक्वल टू 1 की बात करें, n इक्वल टू 1 करोगे तो l कितना होगा, लैम्डा बाई 4। देखो l की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू लैम्डा बाई 4 होगा। इसका मतलब ये कैसे वाइब्रेट कर रहा होगा बच्चों, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, और इसे आप बोलेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ नॉट, और वो कितनी होगी, v बाई 4l। इसे आप क्या बोलेंगे, वही फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बोलेंगे आप फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरीके से एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो और आपके हार्मोनिक्स मिलते जाएंगे। इसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को ये पहले इसने इस मोड में यूटिलाइज किया। अब मान लो n इक्वल टू, मैंने कहा था n इक्वल टू 2n माइनस 1 में n शुरू होगा अपना 1 से, और 2n प्लस 1 लोगे तो n शुरू होगा 0 से। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमने देखा। इसी तरीके से अगर आप इसी स्ट्रिंग को n इक्वल टू 2 के लिए देखना चाहें, n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा? ठीक है, ये तो एंटी नोड का पॉइंट है ही। n इक्वल टू 2 के लिए जो अपना l होगा 2 इंटू 2 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। l कितना आ रहा है देखो, 3 लैम्डा बाई 4। l आ रहा है 3 लैम्डा बाई 4, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि l 3 लैम्डा बाई 4 है, तो इसको आप और कैसे देख सकते हो, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, ऐसे देख सकते हो। इसका मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे रहा होगा। तो यहां पर अब एक नोड मिलेगा, ये एंटी नोड है और ये भी अपना एंटी नोड है। दो एंटी नोड के बीच की दूरी हमेशा लैम्डा बाई 2 होगी, है ना। या एक नोड या ये नोड और नोड के बीच की दूरी भी लैम्डा बाई 2 ही होगी। ठीक है, तो इस मोड में ये वाइब्रेट करेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 3v/4l, जिसको आप लिख सकते हो 3f0, जिसको आप लिख सकते हो 3f0, जिसको आप लिख सकते हो 3f0। ठीक है, अब ये सभी को क्लियर है। इसी तरीके से आप n इक्वल टू 3 की बात करते हैं, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये चलता जाएगा, जनरलाइज तो मैंने कर ही दिया था। n इक्वल टू 3 के लिए आप अगर l की बात करो तो l होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4, है ना। 5 लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, ऐसे देख सकते हो। मतलब यहां लूप कितना होगा बच्चों, ये तो नोड है, एक नोड यहां होगा, एक नोड यहां होगा, और ये एंटी नोड रहेगा। ये ऐसे ऑसिलेट वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f क्या होगा, f इसका क्या होगा, वो हो जाएगा 2n माइनस 1 v/4l। ये जनरल था, ये जनरल है 2n माइनस 1 v/4l। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो जब 3 पुट करेंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा 5 v/4l या 5f0। यहां पे अंतर क्या पा रहे हो, यहां पे अंतर क्या पा रहे हो, इसे क्या बोलेंगे आप, ये होगा थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, और इसे क्या बोलेंगे आप, ये क्या है, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। दिख रहा है बच्चों, ये क्लियर है। अब थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, यहां तक क्लियर है सभी को। तो आपने क्या देखा, दोनों में अंतर बताओ जरा। क्या यहां पे सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक जो है ओवरटोन है क्या, एक आया f0
फिर आया 3f0, फिर आया 5f0, फिर आगे आएगा 7f0। इसका मतलब क्या, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स आर द अलाउड ओवरटोन इन स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड? नो, ओनली द ऑड। तो यहां पे ये नोट करके बात ये लिखने वाली है कि ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ only odd multiple of harmonics इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स आर द ओवरटोन। आपने ये देखा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स आर द ओवरटोन, ठीक है। तो ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स आर द ओवरटोन, आर द ओवरटोन, ओनली द odd multiple of harmonics are the overtone in string fixed at one end, in string fixed at one end। ये क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये कहानी थी इसकी स्ट्रिंग की। ये स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हमने स्ट्रिंग में देखा, और ये जो है यूज होता है, पूरा का पूरा यूज होता है स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट्स में। ये सारे स्ट्रिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। आप गिटार की जहां जहां पे फिंगर रख के प्लकिंग करेंगे वहां आप नोट जनरेट करेंगे, मतलब उसी आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट प्लकिंग करके उस स्ट्रिंग को डिफरेंट मोड में वाइब्रेट कर सकते हो, जिससे अलग अलग ट्यूनिंग आपको मिलेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन पाइप की। स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो मुंह से बजाए जाते हैं वो सब ऑर्गन पाइप के कॉन्सेप्ट पे हैं, है ना। माउथ वर्क, जितने भी बांसुरी हुआ, फ्लूट, जितने भी फ्लूट है, बांसुरी है, और भी माउथ ऑर्गन, नहीं माउथ ऑर्गन तो हटा दो, बाकी जितने भी हैं, है ना, वो सभी जो है अपने किसके होंगे, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप वाले कॉन्सेप्ट से यूज होंगे। ठीक है, सहनाई है, बिल्कुल सहनाई है। तो ये सब क्या है, ऑर्गन पाइप भी आपके दो टाइप के हैं। पहला हमारा है क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखिए। इसमें क्या होता है, क्लोज ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि ये पूरा क्लोज नहीं है। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है बच्चों कि ये पूरा क्लोज नहीं है, वन एंड क्लोज होता है। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब वन एंड क्लोज। अब इसमें होगा क्या, कैसे आप इसमें इंटरफेरेंस होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चंस फॉर्मूले ध्यान रहेंगे और कॉन्सेप्ट तो बन जाएंगे। ये है, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क आप लेके आए। तो जो ये ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए, समझ लीजिए कैसे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये अपने इसके जो ये दोनों, इसको प्रॉन्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रॉन्ग। ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने अपने। ये मीन है, इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन नेगेटिव एक्सट्रीम। उसी तरह इसका भी मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करेंगे। तो बच्चों जब ये चीज है, ये जब मान लो अपने मीन पर है, ठीक है, अब ये मान लो मीन से एक्सट्रीम पे गई, तो जब ये एक्सट्रीम पे जाएगी तो अपने पीछे वाले एयर को कॉम्प्रेस करेगी, तो खुद रेरिफैक्ट होगी, तो इधर कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट होगा। तो यहां पर इसी तरीके से जब ये वाइब्रेट करेगी तो यहां पे कॉम्प्रेशन रेरिफेक्शन जोन क्रिएट होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये फिक्स पॉइंट है, रिजिड है, तो क्या होगा कि इसका रिफ्लेक्शन होगा। आगे इस पे भी हम और डिटेल में अभी देखेंगे, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो ये रिजिड सपोर्ट है, देखिए बंद है, ये क्लोज्ड है। तो बच्चों जब ये क्लोज्ड है तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। अब तो यहां से जो वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके और फिर से अपना पाई का फेज डिफरेंस लेकर ऐसे आएगी।
ठीक है, और एक पहले से फ्रेशली कमिंग आ रही होगी और एक ये वाली आ रही होगी, ये दोनों अब इंटरफियर करेंगी और यहां पे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, फॉर्मूला तो हेल्पफुल ही है, उससे काम हो जाएगा, बट थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो अपनी ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट करेगी। ये एयर हो सकता है और कोई गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये प्रोंग वाइब्रेट करेगा तो अपने यहां के सराउंडिंग के एयर को कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन क्रिएट करेगा। तो जो भी ये कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन ऐसे बनते हुए यहां पर आएगा तो ये रिजिड सपोर्ट है। तो इस रिजिड सपोर्ट से ये जो कॉम्प्रेशन या रेरिफेक्शन जो होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो रिफ्लेक्ट करके रिटर्न बैक करेगी, ऐसे एक रिटर्न बैक कर रही होगी और एक फ्रेशली कमिंग आ रही होगी, दोनों इंटरफियर करके स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन करेंगी। ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गन पाइप में भी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा। अब आप एक बात देख पा रहे हो कि अगर इसके लेंथ को आप एल बोलते हो तो आप मुझे बताओ कि ये एल लेंथ है, तो ये पॉइंट यहां पर ये x इक्वल टू एल है बच्चों, और ये फ्री एंड है x इक्वल टू 0। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एंटी नोड, और ये मूव नहीं करेगा यहां के मॉलिक्यूल, तो ये एक तरीके से नोड हो जाएगा। तो ये कुछ वैसे ही बात नहीं हुई क्या, बताओ, ये कुछ वैसी बात नहीं हुई। ये किससे कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग वाले में बताओ, स्ट्रिंग किससे सिमिलर नजर आता है आपको, स्ट्रिंग वाले में किससे सिमिलर नजर आता है कि x इक्वल टू 0 एंटी नोड है और x इक्वल टू एल अपना नोड है। ये यहां से मूव नहीं कर सकता, फिक्स है, रिजिड है। डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बता रहा हूं मैं, इसमें प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट दो के टर्म्स में बताया जा सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। तो पहले हम जो ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, स्ट्रिंग फिक्स एट 1 इंच जैसा, बहुत बढ़िया भाई गुरली। तो यहां से अब आप बोल सकते हो कि अगर ये वाइब्रेट करेगा फर्स्ट मोड में तो ये नोड होगा और ये एंटी नोड, तो ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो ये L इक्वल टू लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। ठीक है, तो जनरलाइज अब आप इसमें समझ सकते हैं सभी लोग कि इसका जो जनरल होगा सेम एज स्ट्रिंग फिक्स एट 1 एंड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सेम एज स्ट्रिंग फिक्स एट 1 मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2n-1 v/4l होगी, ये जनरल होगा। बट यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वहां स्ट्रिंग था तो वहां का v और यहां के v में अंतर है। ये जो होगा वो वेलोसिटी है, फ्लूइड वाली वेलोसिटी है ना। तो क्या बताया था, √b/ρ, वेलोसिटी क्या बताया था, b/ρ है ना, b/ρ होगा। या फिर फॉर एयर है ना, अगर यहां पर एयर है और ये साउंड वेव है तो फॉर साउंड वेव v क्या हो जाएगा, √γp/ρ, γp/ρ, v इज इक्वल टू γp/ρ। ये क्लियर है, तो ये हो जाएगा जनरल। ठीक है बच्चों, अच्छा ये चीज जो मैंने आपको बताया इसको आप दूसरे वे से भी देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर भी देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर भी देख सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर अगर आप फॉर्मूला जनरेट करोगे तो इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आप क्या बोल सकते हो, ये एंटी नोड होगा और ये नोड होगा। ये किसके लिए होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर,
तो ये जो वाइब्रेशन है अगर आप बनाना चाहो तो एक्सेस प्रेशर के टर्म्स में दोनों का π/2 का फेज डिफरेंस होता है ना, जहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मिनिमम वहां पे प्रेशर मैक्सिमम। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो ये प्रेशर का एंटी नोड होगा, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है तो प्रेशर का नोड होगा। तो इसी को बस आप ऐसे उल्टा कर देंगे और कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो फिर इस तरीके से n इक्वल टू 1 2 नॉमेनक्लेचर तो सबको क्लियर ही होगा कि n इक्वल टू 1 पे फंडामेंटल है, n इक्वल टू 2 पे सेकेंड हार्मोनिक है या फर्स्ट ओवरटोन है, n इक्वल टू 3 पे थर्ड हार्मोनिक है या सेकेंड ओवरटोन है, और ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल आर द ओवरटोन नहीं है, केवल ऑड मल्टीपल्स आर द ओवरटोन। तो आप बस इसमें ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए सेम एज स्ट्रिंग एट फिक्स एट वन एंड याद रखिए, बट वेलोसिटी √T/μ मत कर दीजिएगा, वो स्ट्रिंग की है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है लॉन्गिट्यूडनल की, जो ये होती है जनरल। अगर साउंड वेव है तो आप ये लिख सकते हो, या फिर गामा RT/ρ लिख सकते हो, RT/m लिख सकते हो। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि PV इक्वल टू nRT, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट RT, और P वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम कर लो, नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, यही तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट RT। तो वेट अपॉन वॉल्यूम ये डेंसिटी हो जाएगा, तो P/ρ ये डेंसिटी हो जाएगा, तो RT/m ऐसे लिख सकते हो ना, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये टेम्परेचर हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो वेलोसिटी आप ये यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए, तो स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड की कहानी है। सॉरी, क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करें, ओपन ऑर्गन पाइप में आप ये देख सकते हो कि ये डिपेंड करेगा, दिस इज सेम एज स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। कैसे भाई? देखो, ये है, मतलब अब ओपन का मतलब दोनों तरफ ओपन। तो यहां पे अगर पार्टिकल की बात करो तो ये एंटी नोड होगा, फ्री है, फ्री एंड है ना, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देख रहे हो, तो ये ऑसिलेट कर सकता है। ये भी फ्री एंड है, ये भी फ्री एंड है, तो ये भी एंटी नोड होगा। ठीक है, और अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क लेके अगर इसे वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर x इक्वल टू 0 भी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L, ये पूरा L है, तो दोनों अपने एंटी नोड है। तो जब दोनों एंटी नोड है बच्चों, तो आप यहां पे वाइब्रेट कैसे, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ये मैं ये ट्रेस कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ, ये जो लिख रहा हूं मैं, किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल है ना। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, जब ये एंटी नोड है तो इसका मैक्सिमा होगा, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, और यहां पर एक अपने पास क्या आ जाएगा, नोड। तो L इक्वल टू अपने पास होगा L इक्वल टू लैम्डा, L इक्वल टू होगा लैम्डा, है ना। तो ये उसी तरीके से L इक्वल टू लैम्डा, तो ये उसी तरीके से है स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड वाला, याद करो ये वाला इसी के जैसा ही ये तो है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L।
ठीक है, तो यहां पे नोड और नोड मतलब एल की वैल्यू, यहां पे नोड था, यहां एंटी नोड है, वैल्यू वही रहेगी। यहां से देख लो, ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, सॉरी, तो लैम्डा बाई 2 है ना, ये लैम्डा बाई 4 है, ये भी लैम्डा बाई 4 है, तो लैम्डा बाई 2, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, v बाई 2f, f कितना आ जाएगा, v बाई 2l, है ना। तो ये वैसे ही तो है, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड वाला। तो इन जनरल इसके लिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी जो फॉर्मूला बनाओगे वो आप लिख सकते हो एन वी बाई 2l, एन वी बाई 2l, जस्ट लाइक स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। और यहां पे फिर से वही बात, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, गामा पी बाई रो साउंड है तो, या फिर गामा आर टी बाई एम साउंड के लिए, ठीक है। किसी और मीडियम में होगा तो v इक्वल टू बी बाई रो, इसको यूज कर लेंगे। तो ऑर्गन पाइप की कहानी ये है। अगर यही आप एक्सेस प्रेशर के टर्म्स में करोगे, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर आप वाइब्रेशन देखोगे, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का जहां पर नोड था वहां पे एक्सेस प्रेशर, प्रेशर का प्रेशर नोड होगा, और यहां पे भी प्रेशर नोड होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड था। तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो वही है x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू एल, ये नोड और ये नोड मिलेगा, सेम रिजल्ट आएगा। ये क्लियर है। केटीजी और थर्मोडायनेमिक कब तक हो जाएगा भाई, कोशिश करेंगे कि इस पूरे जनवरी में आपको मैं समाप्त करके दे दूं, जिससे कुछ बच्चों का भी एनुअल एग्जाम बचा होगा तो उनको उसमें बेनिफिट हो जाए। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सबने, मैक्सिमम लोगों का तो अभी फाइनल एग्जाम बचा होगा ना, February 1st वीक या 2nd वीक से शुरू होगा मैक्सिमम बच्चों का, आई थिंक, क्या कहते हो। तो ये क्लियर है बच्चों। तो ऑर्गन पाइप में यही ध्यान रखना है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड होगा तो ओपन ऑर्गन पाइप, स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड है दैट इज सिमिलर टू क्लोज ऑर्गन पाइप। लास्ट ऑफ फेब में तो मौज करो, मौज करो, मार्च से, वाह वाह, मौज करो, मौज करो। 2 जनवरी से है, तो 2 जनवरी से चल रहा होगा तुम्हारा, तो नहीं खत्म हो गया, बहुतों का खत्म हो गया, बहुतों का अभी बहुत देर में है, जिनका चल रहा होगा उनको दुखदाई लग रहा होगा। मिड फेब से है, हाँ, तो आप लोग को फाइनल एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगी। ये क्लियर है बच्चों, ये सब क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, मान लीजिए यही अगर किसी रॉड का केस होता है, कोई रॉड है, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ ले, ये दोनों ना पूछे, कोई एक रॉड दे दे, और रॉड के मिड पॉइंट, रॉड के अगर एक एंड को करोगे तो स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड बनेगा, रॉड के दोनों एंड को फिक्स करोगे तो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड बनेगा। लेकिन अगर आप रॉड को मिड पॉइंट से हिंज कर रहे हो, तो आप लोग बताओ क्या होगा। अब आपको रटे नहीं हो अगर आप फॉर्मूला, तो आप बता सकते हो। अगर रॉड को किसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वाइब्रेट कराया जा रहा है और वो फिक्स एट मिड पॉइंट है, ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू एल है, ये फिक्स्ड है या हिंज्ड है, यहां पे आपने रॉड को फिक्स कर दिया है। चलो बताओ, अब आप लोग, आपने फॉर्मूला समझ के पढ़ा है अगर जिन बच्चों ने, तो ये बता सकते हैं इस केस में क्या होगा, क्या होगा इसमें। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा, रॉड की जो फ्रीक्वेंसी होगी जनरलाइज, वो क्या लिखेंगे। ठीक है भाई अनुज, कोई टेंशन नहीं है, बिहार बोर्ड के हैं, मजे करिए, स्कूल का पेपर नहीं होता क्या। जल्दी बताइए।
तो अनुज भाई मौज करा, पेपर दे के ना पड़ी, खाली तैयारी कर। हाँ भाई बोलो। टू ओपन एंड वाला, ना 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 ना। अब आप यहां से देखो, ये भी तो नोड होगा बच्चों, फिक्स का मतलब ये नोड होगा, ये भी नोड है और ये भी नोड है। इसका मतलब जब ये वाइब्रेट करेगा तो पहले केस में कैसे वाइब्रेट, सॉरी ये एंटी नोड होगा, ये फ्री एंड है, ये एंटी नोड होगा और ये भी एंटी नोड होगा, ये भी एंटी नोड। तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा बच्चों। ये पहली बार में ऐसे वाइब्रेट करेगा, पहली बार में ऐसे वाइब्रेट करेगा। बताओ n इक्वल टू 1 के लिए तो आप L की वैल्यू तो जानते हो ना, यहां पे दो नोड और एंटी नोड, x इक्वल टू 0 भी एंटी नोड है, x इक्वल टू L भी तुम्हारा क्या है, एंटी नोड। तो L ये पूरा कितना हुआ, ये हुआ जनरल, आपको समझ के आपने डेराइव करके किया है, तो ये लैम्डा बाई 4 है और ये कितना है, लैम्डा बाई 4। तो L कितना हो गया, L हो गया लैम्डा बाई 2। यहां से डेराइव कर सकते हो, यहां से डेराइव कर सकते हो। V इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहां से लैम्डा हटा दो तो L आ जाएगा V बाई 2L, ये वही आ रहा है। एक मिनट, L जो है L लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 होगा ना, एक मिनट रुको, यहां एंटी नोड बन रहा है ना, ये एंटी नोड बन रहा है। देखो x इक्वल टू 0 भी एंटी नोड है और x इक्वल टू L भी एंटी नोड है, x इक्वल टू L बाई 2 नोड है, देखिएगा x इक्वल टू L बाई 2 नोड है भाई, देखिएगा x इक्वल टू L बाई 2 नोड है। एक चीज देख पा रहे हैं, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, x इक्वल टू L बाई 2 नोड है। ओके, तो x इक्वल टू L बाई 2 नोड है, तो एक नोड और एंटी नोड, तो L बाई 2 को हम लैम्डा बाई 4 लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, ये लैम्डा बाई 4 ही तो है बच्चों। तो आप अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो L बाई 2 को लैम्डा बाई 4 लिख सकते हो, आएगा वही, मतलब क्या L इक्वल टू, हाँ वही आ रहा है, L इक्वल टू आएगा लैम्डा बाई 2, हाँ वही आ रहा है। x इक्वल टू L बाई 2 इज द पॉइंट ऑफ नोड। तो जनरल जो डिफिनेशन थी, रुको, x क्या था, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4 फॉर एंटी नोड था, और फॉर नोड था वो n लैम्डा बाई 2। तो x की वैल्यू यहां पे अब मैं L बाई 2 पुट करूंगा, तो L बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। तो ये कैंसिल हो रहा है, L बाई 2 हमारा यहां पर नोड था, फॉर नोड, फॉर नोड तो यही था ना बच्चों, फॉर नोड x की वैल्यू L बाई 2 पे नोड है, तो n की यहां पे मैं x इक्वल टू L बाई 2 पुट करूंगा तो हमें नोड मिलेगा इन जनरल। ठीक है, तो देखिएगा जरा, मेरा ये कहना है आपसे कि x इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, यही था ना नोड की जनरल पोजीशन, क्या थी, n लैम्डा बाई 2 थी। तो x इक्वल टू L बाई 2 पुट किया मैंने, तो n लैम्डा बाई 2 आया। तो यहां से, और अगर फॉर एंटी नोड अगर देखें, रुको, फॉर एंटी नोड तो x जनरल था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, n इक्वल टू 1 पे n इक्वल टू 1 पे x 0 होगा। अच्छा, x इक्वल टू L एक एंटी नोड का पॉइंट है, तो अगर मैं यहां पे L पुट करूं तो आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अलग अलग क्यों आ रहा है यार,
ये अलग अलग क्यों आ रहा है? ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं, पहले कर लें। मैं इस वेरिएशन पे बात कर रहा हूं, इसमें क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसमें फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? तो x इक्वल टू एल तो एंटी नोड है, x इक्वल टू 0 भी एंटी नोड है। इसमें फॉर्मूला क्या बना सकते हैं अगर मिड पॉइंट पे फिक्स है तो? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, एल की वैल्यू तो यही आ रही है टोटल ना, लैम्डा बाई 2 ही होगा ना। यहां से तो यही दिख रहा है यार, पहले वाले में पहली कंडीशन तो यही सेटिस्फाई हो रही है कि लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, तो ये पूरी लेंथ को हम लिख सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में। ये पूरी इसको हम लिख सकते हैं, ये लैम्डा बाई 4 1/4 ही तो है, तो एल को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पे एल आ जाएगा, लैम्डा को v बाई एफ लिख सकते हो, तो एफ हो जाएगा v बाई 2l, एफ नॉट मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l। अगर मान लो यही दो लूप में वाइब्रेट करे, अब इसकी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है बताओ? इसको वाइब्रेट करने की पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? इसकी और क्या हो सकती है? इसको तो ओपन रहना है, एंटी नोड रहना है, और इसको भी एंटी नोड रहना है, इसे नोड रहना है। तो एक लूप यहां पर नोड और आ जाए और एक नोड यहां पर आ जाए, दो लूप यहां पर वाइब्रेट करे, ये ऐसे हो सकता है ना। अब कितना होगा देखो, तो ये लैम्डा बाई, ये पूरा लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, बोलो ये सबको क्लियर हो रहा है? ये सबको क्लियर हो रहा है कि यहां पर ये हमेशा इसको एंटी नोड होना है और इसे नोड रहेगा ये मिड पॉइंट, और ये एंटी नोड होना है। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक बार यहां पर फिर से ये नोड, एक ये नोड, तो ये जब करोगे तो ये लैम्डा पूरा और ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो ये कितना आएगा? लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल, है ना, एन इक्वल टू नेक्स्ट के लिए, तो एल इक्वल टू आ रहा है बच्चों 3 लैम्डा बाई 2। अब यहां से आगे के लिए मैं बता रहा हूं, तो यहां से अगर आप देखो तो क्या मिल रहा है हमें? एन इक्वल टू, इस तरीके से एक फॉर्मूला बना सकते हो, v बाई एफ। एफ क्या आ रहा है? 3v बाई 2l, 3v बाई 2l। एन इक्वल टू ये 2 के लिए होगा, ये एन इक्वल टू 1 के लिए होगा, तो ये v बाई 2l 3v बाई 2l है ना। तो इस तरीके से जनरलाइज क्या कर सकते हैं? f को क्या जनरलाइज कर सकते हो? 2n माइनस 1 v बाई 2l, 2n माइनस 1 v बाई 2l, एन इक्वल टू 1 पे v बाई l, ये जनरलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक जनरलाइज कर सकते हो रॉड के लिए। ये फॉर्मूला होगा 2n माइनस 1 v बाई 2l। ये दिख रहा है सभी को? अरे ये सभी को दिख रहा है? यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। स्ट्रिंग वाला केस या ऑर्गन पाइप वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पे आपको इसको देखकर आपको बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यहां से आपको क्लियर हुआ, ये अपना हुआ फंडामेंटल, और फर्स्ट हार्मोनिक ये हो जाएगा अपने पास सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, और ये हो जाएगा इन जनरल, एन की वैल्यू 1 से चलेगी। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा रॉड के लिए। हाँ, कल 1 to 4 ही क्लास है, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है बच्चों? तो यहां पे आप स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड वाला नहीं लगेगा,
तो मैंने इसको जनरलाइज किया है। मैंने पहले देखा कि इसमें कंडीशन क्या है, एंड पॉइंट हमेशा एंटी नोड रहेंगे, ये फ्री एंड है, ये वाइब्रेट करने को, ये भी फ्री एंड है। एक बार और समझ लीजिए, ये बच्चों फिक्स है, ये फिक्स एंड है, क्लैंप कर दिया है आपने। एक ही लैम्डा बाई 4 ऐड किया है क्या मैंने? नहीं, एक ही कहां किया है, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, तो ये इसको मैंने लैम्डा बाई 2 कर दिया है। ठीक है, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा बाई 2। क्लियर है भाई? इसको मैंने ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, इन दोनों को मैंने लैम्डा बाई 2 डायरेक्ट लिख दिया है। ऐड कर लीजिए आप। ये क्लियर है सबको? जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए। कल स्कूल मत जाना भाई, स्कूल कौन जाता है अब? कल स्कूल मत जाना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, रिपब्लिक डे की छुट्टी हो जाएगी, तो उसमें एक नुकसान होगा, तो उसी को मैनेज करने के लिए मैंने क्लास ले लिया। अब 4 to आपकी ऑर्गेनिक की क्लास रहती है, इसीलिए मुझे पहले लेना पड़ा। हाँ, सबका सम एल होना चाहिए, बिल्कुल सबका सम एल होना चाहिए भाई। एल लेंथ के बराबर ही तो होगा। अरे जो मटेरियल है वही तो वाइब्रेट करेगा, तो सबका सम हमेशा एल होना चाहिए। तो ये लैम्डा बाई 2 में कर रहा है, लैम्डा बाई 4, सबका सम एल ही तो होगा भाई, उससे आगे कहां चला जाएगा, वेव कहां बनेगी? नोड और एंटी नोड का सम नहीं, यहां से लेके यहां तक का पूरा का सम होगा आपके पास। आप चाहे नोड से देखो चाहे एंटी नोड से देखो, सबका एल आना चाहिए। नहीं, 545 वाली क्लास नहीं रहेगी भाई, 545 वाली क्लास नहीं रहेगी आपकी। 1 to ऑन स्ट्रेच मैंने 3 घंटे की क्लास कर ली है, 545 वाली क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? अरे लैम्डा को v बाई एफ नॉट लिख दिया भाई, अभी अभी तो कर रहा हूं, अब शायद जल्दी बोल दो यार, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग फिक्स ऐसे, अच्छा यहां पर v क्या होगा, यहां v क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके, v बताइए यहां पर क्या होगा, व्हाट इज v, यहां पर v क्या होगा? v क्या होगा? रॉड में आपको बताया है v, रॉड में जो v होता है वो होता है y बाई रो, यंग्स मॉडुलस है ना, y बाई रो। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो y बाई रो, अंडर रूट y बाई रो, ये यूज करिएगा। यहां पर v की जो वैल्यू है वो क्या है, y बाई रो, y बाई रो, ये होगा बच्चों, y की वैल्यू होगी v बाई रो। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी थी आपकी। अब इसमें एक और आता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का क्या मतलब है वो समझिए। क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में जो अपना कल फिजिक्स का क्या है आपका एग्जाम है, अच्छा 12:15 से कौन सा एग्जाम है भाई? तो क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन में एंड करेक्शन क्या होता है वो सुनो। आप जब मान लीजिए नॉर्मल मोड में वाइब्रेट कर रहा था बच्चों, तो यहां पे थोड़ा सा जो इसका रेजोनेंस बनेगा है ना, तो वो एल तक नहीं होता, एल के माउथ, ऑर्गन पाइप के माउथ से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ऑर्गन पाइप के माउथ से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ठीक है, ऑर्गन पाइप में अपने पास क्या होता है, थोड़ा सा माउथ से ऊपर होता है। तो ये जो L इक्वल टू लैम्डा बाई 4 के जगह पे एंड करेक्शन मतलब ये एरर होता है, इस एरर को हम नेग्लेक्ट करते हैं, जब बोला जाए तो लेते हैं। तो ये अब L इक्वल टू लैम्डा बाई 4 नहीं होगा, L प्लस ई इक्वल टू लैम्डा बाई 4 होगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो L प्लस ई इक्वल टू एन लैम्डा बाई 4, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, ये जनरल आप लिख सकते हैं 2n माइनस 1 v बाई 4l।
अब L के जगह पे क्या हो जाएगा, L प्लस ई हो जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं है, जिसमें E अपना एंड करेक्शन है, जिसमें E अपना क्या है, एंड करेक्शन है। ये जनरल है। इसके लिए अगर आप देखना चाहोगे, इसके लिए आप लिखेंगे L प्लस ई इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो इसमें E जो है एंड करेक्शन है, जिसकी वैल्यू जो है 0.3 D होती है। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, 0.3 D, जिसमें D क्या है, डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप है। ये डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप है, तो ये एंड करेक्शन है। मतलब कि जब वाइब्रेशन हो रहा था ऑर्गन पाइप में, तो जो रेजोनेंस के वजह से जो वाइब्रेशन का ये बन रहा था, ये थोड़ा ऊपर बनता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जनरली। ठीक है, तो ये जो ऊपर बन रहा था, हमने L को ही लैम्डा बाई 4 लिया था, लेकिन L प्लस ई लैम्डा बाई 4 होता है। इसी को जब जनरलाइज करोगे तो यहां पर L प्लस ई इक्वल टू 2n-1 V बाई 4L होगा। तो इसी तरीके से ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ, यहां और यहां दोनों जगह एंड करेक्शन होगा, और ये L होगा। तो इस केस के लिए ओपन ऑर्गन पाइप में दो जगह पे एंड करेक्शन हमें देना पड़ेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं L प्लस 2E इक्वल टू लैम्डा बाई 4, मतलब लैम्डा बाई 2, है ना, फर्स्ट रेजोनेंस के लिए। इन जनरल L प्लस 2E इक्वल टू क्या हो जाएगा, NV बाई 2L। स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड वाला फॉर्मूला लगेगा, NV बाई 2L। अच्छा, ये L लिख दिया है मैंने। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी होगा, रुको, यहां उल्टा लिख दिया है। ये यहां फ्रीक्वेंसी होगा, और यहां पे L के जगह पे क्या होगा, L प्लस ई, L प्लस ई ये होगा। ठीक है, तो यहां पे होगा NV बाई 2F। F हो जाएगा NV बाई 2 L प्लस 2E। ये हो जाएगा विथ एंड करेक्शन, ठीक है, विथ एंड करेक्शन। तो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। ये तभी यूज करिएगा जब बोला जाए कि कंसिडर द एंड करेक्शन। कंसिडर द एंड करेक्शन जब बोला जाए तभी करिएगा। ठीक है भाई, तो एक बहुत, क्या सभी का एग्जाम है क्या भाई, बहुत बच्चों का स्कूल है क्या, तो टाइमिंग चेंज कर दूं, फिर पुराना टाइम ही रखूं 5:45। जल्दी से कमेंट करके बोलिएगा। अगर बहुत बच्चों का है तो कल 5:45 से ही क्लास रखते हैं। बहुत बच्चों का है तो 5:45 से ही क्लास रखते हैं, आगे थोड़ा सा खींच लेंगे। ठीक है, जैसा बोलिए तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। नो सर, नहीं है, नो सर, यस सर मेरा भी स्कूल है, सर सेम, मेरा भी स्कूल है। दे सी द रिकॉर्डेड, अरे दूसरे का भी सोचा करो, रिकॉर्डेड तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है। कल के लिए अगर आप लोग रिकॉर्डेड मैनेज कर लो तो वही टाइम लूंगा, नहीं तो फिर चेंज करूंगा। तो ये विथ एंड करेक्शन फ्रीक्वेंसी है, ई की वैल्यू वही है 0.3D। तो ऑर्गन पाइप में अगर आपको एंड करेक्शन की बात बोलेगा तो वही होगा। क्लियर है? चलिए अब बच्चों आते हैं इस पे क्वेश्चंस की। उससे पहले एक थ्योरी और है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। मान लीजिए कोई वेव पल्स आ रही है, कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में आपने ये वेव पल्स जनरेट करी है। ठीक है, ये वेव पल्स आपने जनरेट की और ये रिजिड बाउंड्री है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इंसिडेंट की जो इक्वेशन है आप क्या लिखेंगे? इंसिडेंट की इक्वेशन ये पूछी जाती है कभी कभी आपसे।
इंसिडेंट की इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, वाई आई फॉर इंसिडेंट इक्वल टू ए आई, एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट का, साइन k1x माइनस ओमेगा टी। अगर आप ये लिख रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इंसिडेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये मीडियम k1 जो है मीडियम पे डिपेंड करेगा, और ये रिजिड बाउंड्री से जब रिफ्लेक्ट होगी तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा, और ये इन्वर्जन इन शेप ले लेगी। ये जब रिजिड से रिफ्लेक्ट करेगी ये वेव पल्स, तो इन्वर्टेड होके रिफ्लेक्ट करेगी, ट्रांसमिटेड वाली ऐसे ही निकल जाएगी, ट्रांसमिटेड वाली ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन आप लोग बताओ क्या लिखोगे। एक चीज का ध्यान रहे, मैं नोट करके यहां लिखता हूं कि मतलब ये एक तरीके से मीडियम 1 है, मीडियम 2 और रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो नोट करके ये है कि व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम rigid support है ना, it suffer a phase change of pi। phase change of pi और पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 है ना, पाई का फेज डिफरेंस या लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। कैसे, डेल्टा फाई बताया था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर ये पाई का रिफ्लेक्शन की वजह से उल्टा लौट जाती है तो पाई का फेज चेंज करती है, तो आपको यहाँ पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, ड्यू टू फेज चेंज ऑफ पाई इट इज योर लैम्डा बाई 2 है ना। तो यही चीज मैंने लिख दिया है। तो कभी भी ध्यान रखना कि कोई भी वेव पल्स है ना, कोई भी वेव पल्स किसी रिजिड बाउंड्री से टकराती है तो कुछ तो ट्रांसमिट होके चली जाएगी। रिजिड सपोर्ट से ट्रांसमिशन कैसे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। इधर भी मीडियम है, एक्चुअली रेयरर और डेंसर मीडियम की बात हो रही है, अभी मैं बता दूंगा। तो ये ट्रांसमिट होके ऐसे ही चली जाएगी। ट्रांसमिटेड का कभी भी इन्वर्जन इन शेप नहीं होता, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्टेड रे वेव पल्स जब रिफ्लेक्ट होगी और रिजिड बाउंड्रीज होगी तो उल्टी होके इधर से जाएगी। तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, वाई आर, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये होगा ए आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड साइन। अब ये उल्टी जा रही है और मीडियम तो वही है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये मीडियम का जो वेव नंबर है वो k1 है, इसका वेव नंबर k2 है। तो आप यहां लिख सकते हो साइन k1x माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई प्लस पाई, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से जब ये माइनस इधर आएगा तो y रिफ्लेक्टेड क्या आ जाएगा, माइनस ए आर साइन, ये प्लस होगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो साइन k1x प्लस ओमेगा टी, k1x प्लस ओमेगा टी। तो ये रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन हो गई, ये इंसिडेंट की हो गई, और ट्रांसमिटेड yt ये होगा at साइन, ये तो वही रहेगा, k के जगह पे अब इसका हो जाएगा k2x माइनस ओमेगा टी। तो ये ट्रांसमिटेड की इक्वेशन है। तो इस तरीके से तीनों वेव की आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो y ट्रांसमिटेड होगा at साइन k2x माइनस ओमेगा टी, y रिफ्लेक्टेड होगा AR साइन k1x माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। अगर ये फ्री रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होता है तो देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई। उसमें एक फॉर्मूला है, रेयर है, कभी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन है, रिफ्लेक्टेड और एम्पलीट्यूड के ये रिलेशन है, और ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट में ये रिलेशन है k1 k2 के टर्म्स में। तो ये एक बार जेई एडवांस में पूछा गया था, बाकी कभी नहीं पूछा गया है, फिर भी मैंने
बता दिया कि कहीं जेई मेंस वाले ऑब्जेक्टिव में पूछ लें कि एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वाले का दोनों के एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या है K1 K2 के टर्म्स में, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू AI, ए ट्रांसमिटेड होगा 2K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू AY। K1 क्या है, K1 क्या है, K1 अपना वेव नंबर है, और वेव नंबर जगह नहीं दिख रही, चलिए इसको यहां कर देते हैं, थोड़ा और समझा देते हैं K1 के बारे में। ये हटा रहा हूं, तो K1 जो वेव नंबर है, आप K1 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा अपॉन V1 या ओमेगा अपॉन 2 पाई K इक्वल टू ओमेगा बाई V, याद है K1 हो जाएगा ओमेगा बाई V1 और K2 हो जाएगा, ओमेगा सेम रहेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ओमेगा सेम रहेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ओमेगा सेम रहेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। V1 और V2 चेंज होगा, ओमेगा जो है सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, फ्रीक्वेंसी सभी को पता होगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स नॉट ऑन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी केवल मीडियम पे, ओमेगा सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई एफ और फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ओनली नॉट मीडियम। नॉट ऑन मीडियम, ठीक है, तो इस रीजन से ओमेगा को सेम लिया गया है। तो जब आप इसको पुट करोगे, जब इसको आप पुट करोगे तो आपको ए आर जो मिलेगा V1 V2 के टर्म्स में लिख सकते हो क्या, इसको पुट करो तो ओमेगा अपॉन V1 माइनस ओमेगा अपॉन V2 बाय में ओमेगा अपॉन V1 प्लस ओमेगा अपॉन V2 इंटू AI। तो AR क्या मिल जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, ठीक है। तो आप अगर वेलोसिटी के टर्म्स में भी, वेलोसिटी के टर्म्स में भी इसको आप रिजल्ट को देख सकते हो, पूछा जा सकता है रिफ्लेक्टेड का इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से K1 की वैल्यू हो जाएगी ये, तो AI आप AT क्या लिख सकते हो, AT क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 ओमेगा बाई V1 तो 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। चेक करिएगा भाई, जब आप सॉल्व करेंगे ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे, K की वैल्यू डाल देंगे K1 K2 की, तो AT यही आएगा क्या, एक बार कंफर्म करके बताइएगा, AT यही आएगा क्या, यहां आएगा ओमेगा V1, इधर आएगा ओमेगा V1 प्लस ओमेगा V2, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा V1 V2, तो वहां से ऊपर ले जाओगे तो V1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। तो आई थिंक V1 V2 के टर्म्स में भी ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला रेयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बट जान लीजिए, जानने अधिक जानने में कोई बुराई नहीं होती। AR कैसे लिखा, AR कौन सा, ये कह रहे हो रिफ्लेक्टेड, मैंने कहा इससे लिखा है पाई के फेज चेंज वाले कॉन्सेप्ट से, ये मैंने लिख दिया है कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज किया है, रिफ्लेक्टेड वाले में पाई का मैंने फेज चेंज लिया है, तो पाई का फेज चेंज भी होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वो प्लस हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में प्लस होगा ना, K1X सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा तो K1 चेंज नहीं होगा, तो K1 वही है, और इस तरफ जा रहा है तो वो हो जाएगा प्लस, और प्लस रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का फेज चेंज वो लिख दिया,
समझ गए होंगे, क्लियर है? ठीक है भाई, टाइम चेंज नहीं है, कल का टाइम वही रहेगा, ठीक है, एक दिन मैनेज सब लोग कर सकते हैं, ये क्लियर है? चलिए अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था बच्चों कि फिक्स और फ्री एंड का क्या कहानी है, इसको और समझते हैं प्रैक्टिकल वे में। मान लीजिए ये थिक है, ये थिन रोप है, ये स्ट्रिंग है और ये रोप है, ऐसे समझो। देखो ये स्ट्रिंग है और ये रोप है। देखिए प्रैक्टिकली समझो, आपको समझ में आएगा। ये रोप है, दोनों को आपने क्या किया है, कोई टेंशन देके बांध रखा है। कल का टाइम आपका 1 to 4 ही होगा, ठीक है यार। तुम लोग से व्यू लेना बेकार है, छोड़ो, बहुत लोग बकवास करेंगे फिर। ये स्ट्रिंग है, ये रोप है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये रोप है। आपने मान लीजिए पल्स बच्चों यहां से जनरेट की कोई पल्स, तो आप बताओ कि जैसे स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल टू लिखते हो, सॉरी V इक्वल टू लिखते हो T बाई म्यू, यही तो लिखते हो यार। तो T दोनों में सेम रहेगा, रस्सी में टेंशन सेम रहेगा, तो म्यू थिक का ज्यादा होगा, तो इसमें वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी, वेव पल्स की वेलोसिटी, जब वेव पल्स डिस्टरबेंस यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी इससे कम होगी, तो इसको हम रेयरर बोल सकते हैं। जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था 10th में, रेयरर मीडियम बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोल सकते हैं। तो बच्चों जब ये यहां पर आ रहा होगा तो आप मुझे बताओ जंक्शन कैसा एक्ट करेगा। जब ये इंसिडेंट रे आ रही होगी तो ये जंक्शन कैसा आपका जो है जंक्शन जो है कैसा बिहेव करेगा, जल्दी बताइए। फ्री एंड या फिक्स एंड, जल्दी बताइए। जंक्शन कैसा आपको बिहेव करेगा, जंक्शन कैसा बिहेव करेगा, फ्री एंड या फिक्स एंड, जल्दी बोलो। हाउ जंक्शन विल बिहेव। अगर कोई वेव पल्स रेयरर से डेंसर में आ रही होगी, जैसे आपने लाइट में पढ़ा होगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्शन में 10th में इतना तो पढ़ा होगा। उसी तरीके से कोई वेव पल्स आपने स्ट्रिंग से रोप में आ रही है इस जंक्शन पे, तो क्या होगा आप बताओ, फिक्स एंड की तरह। बहुत बढ़िया, ये मैंने बताया अभी था तुम लोगों, ये एक्ट्स एज ए फिक्स एंड। तो जंक्शन जो है फिक्स एंड की तरह काम करेगा। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि इसका डिस्टरबेंस यहां पर आएगा, तो ये इनर्शिया की वजह से ये इस डिस्टरबेंस को आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स एंड की तरह काम करेगा। तो यहां पे रिफ्लेक्शन जब होगा तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है वो ऐसे जाएगी और ट्रांसमिटेड ऐसे चली जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड होगी। ये सब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड है, चलो यहां बना देता हूं, नहीं तो बहुत किचकिच हो जाएगा। तो एक्स है जो ये फ्री एंड होगा, इसको हटाओ, यहां बना दे रहा हूं। तो यहां ये जो होगा, दिस विल एक्स एज ए फिक्स एंड, मतलब नोड की तरह काम करेगा ये, है ना। और यहां से जो लाइट रे, फिर लाइट बोल रहा हूं, यहां से जो ये वाई आई था वो होगा ए आई साइन K1, इसका K1 है, मान लो ये K2 है, तो K1x माइनस ओमेगा टी है। तो ये रिफ्लेक्टेड वाली जो होगी वो हो जाएगी y रिफ्लेक्टेड, वो होगा AR साइन K1x प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। याद है अभी अभी आपने पढ़ा था, अगर ये फिक्स एंड की तरह काम करेगा तो रिफ्लेक्टेड वाली में एक इन्वर्जन इन शेप होगा, ठीक है। और ये ट्रांसमिटेड वाली तो ऐसे ही रहेगी, ये है ट्रांसमिटेड।
ट्रांसमिटेड वाले में कभी भी शेप का इन्वर्जन नहीं होता, ये रिफ्लेक्टेड है। तो शायद सब लोग समझ गए रेयर और डेंसर मीडियम की कहानी। ठीक है, तो थिन रोप से अगर थिक रोप में कोई डिस्टरबेंस पहुंचता है तो जंक्शन हमारा कैसा बिहेव करेगा, नोड के तरीके से, ये नोड की तरीके से बिहेव करेगा। अच्छा, अब यहां आ जाओ, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो कि आपने यहां से जो है डिस्टरबेंस किया। अब हमारा ये जो वेव पल्स है वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डिस्टरबेंस जो है डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो जब बच्चों डेंसर से रेयरर में जाएगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड और इंसिडेंट वेव पल्स इज डेंसर मीडियम एंड रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इन रेयरर मीडियम, इसको ऐसे लिख लो। तो क्या होगा बताओ, यहां पर ये पॉइंट कैसा बिहेव करेगा? आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी, यहां पे जब डिस्टरबेंस आएगा तो ये लाइट है, ये डिस्टरबेंस जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। यहां पे दो पार्टिकल लेते हो, ये P1 है और ये पार्टिकल है P2। तो इसके डिस्टरबेंस P1 जो है, इसको जो डिस्टरबेंस देगा, इसका इनर्शिया कम है तो डिस्टरबेंस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। बहुत बढ़िया भाई, एक्ट एज ए फ्री एंड होगा, बिल्कुल। ये जो है एक्ट एज ए फ्री एंड होगा, मतलब ये ऑसिलेट कर सकता है, एक्ट एज ए फ्री एंड होगा। तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन में फिर शेप का इन्वर्जन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगी और ये ट्रांसमिटेड होगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी और ये ट्रांसमिटेड है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्शन में जब इंसिडेंट रे उल्टी कब हो जाती है, पाई का फेज चेंज कब होता है? पाई का फेज चेंज तब होता है जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी। अगर फ्री बाउंड्री से है तो एज इट इज लौट जाएगी। तो इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे, इसका अगर ये K1 है और ये K2 है वेव नंबर, तो AI साइन K1x माइनस ओमेगा टी, और यहां रिफ्लेक्टेड के लिए लिखेंगे YR इक्वल टू AR साइन, बस ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो यहां प्लस लिख देंगे, पाई नहीं लिखेंगे, पाई नहीं लिखेंगे। पाई कब होता है? जब इन्वर्जन इन शेप होता है। पाई कब होता है? जब इन्वर्जन इन शेप, इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाए। जब फ्री एंड होगा तो रिफ्लेक्टेड रे वेव पल्स उल्टी नहीं होगी, जस्ट ऐसे ही लौटेगी। ट्रांसमिटेड का तो सबको पता ही है, YT AT साइन K2x माइनस ओमेगा टी। तो ये सब इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको इसको और फील दिलाने के लिए मैं एक सेटअप लेता हूं। इसको फील दिलाने के लिए मैंने एक सेटअप लिया है। मान लीजिए ये रॉड है, ये एक रॉड है और ये रिंग है जो इस पे मूव कर सकती है, स्लिप कर सकती है। आपने एक वेव पल्स लिया और यहां पे इस वेव पल्स को बनाया, ऐसे आपने यहां पे एक वेव पल्स बनाया, यहां पे डिस्टरबेंस किया। ठीक है, ये फ्री एंड है, यहां पे बांध के नहीं रखा है। ये रिंग इस पे, इस वर्टिकल रॉड पे स्लिप कर सकती है। ये रॉड जो है, ये रिंग जो है इस वर्टिकल रॉड पे स्लिप कर सकती है। तो अब ये डिस्टरबेंस बच्चों कभी ना कभी यहां पर आएगा, और जब ये यहां पर आएगा तो क्या होगा बताओ? जब ये डिस्टरबेंस यहां पर आएगा तो फाइनली क्या होगा? मान लो ये यहां चलते चलते ये ऐसे आ गया, ये यहां पर आ गया। ठीक है, डिस्टरबेंस। अब नेक्स्ट क्या होगा? फिर ये ऊपर उठेगा, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग ऊपर उठेगी। और इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं। तो स्ट्रिंग बच्चों फिर ऊपर उठेगी। इस चीज को मैं दूसरी जगह दिखा दे रहा हूं, यहां दिखा दे रहा हूं, चलो। तो स्ट्रिंग फिर से जो है, स्ट्रिंग अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे उठेगी और ऑसिलेट करेगी।
ऐसा होगा। और फिर क्या होगा, फिर जब ये फिर जब नीचे आएगा, तो जब ये फिर से नीचे आएगा तो ये वेव पल्स आपकी ऐसे बन के ऐसे चली जाएगी। तो आपको ये मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, रिंग बाहर नहीं होगा, रिंग रॉड बहुत बड़ा है ऐसा सोचिए, ठीक है। तो यहां से जैसे डिस्टरबेंस यहां पर आएगा रिंग पर, तो रिंग फ्री है, मेरी बात समझ रहे हैं, फील आ रहा है आप लोग को, रिंग फ्री है, तो रिंग जहां तक उठना है उठ जाएगी, उठने के बाद फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी तो एक पल्स बनेगा। ये जो हैंड है ये पहले ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, रिंग ऊपर गई, अब फिर ये रिंग नीचे जाएगी, तो ये ऐसे स्नेक के तरीके से फिर वेव पल्स इधर ही चला जाएगा, इन्वर्जन नहीं होगा, इसका इन्वर्जन नहीं होगा। यही अगर रिफ्लेक्टेड होगा तो ये बाउंड्री रिजिड होती, तो रिजिड होगी तो ये ऊपर नहीं जा पाता, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे यहां पर हुआ है, जैसे यहां पर हुआ है। ये क्लियर है? तो इस चीज को आप ऐसे फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्री एंड और फिक्स एंड में इक्वेशन लिखना सीख सकते हो। और जो एक काम का फॉर्मूला मैंने बताया, रेयर केस में आपसे पूछा जा सकता है, वो फॉर्मूला ये है, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू AI, ए ट्रांसमिटेड ये है। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी थ्योरी थी, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। तो फॉर्मूला सबको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, सब लोग दिमाग में सब लोग फॉर्मूला बैठा लीजिए पहले, ये नहीं, सारी स्ट्रिंग का और ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला जल्दी से दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हाँ, रिंग वाला भी फ्री एंड का ही केस है, उस चीज को आपको मैंने फील दिलाने के लिए रिंग का एग्जाम्पल दिया है। कहां जा रहे हो यार, गुड नाइट लिखने चले हो, क्वेश्चन तो कर लो, अभी 15 मिनट बचा हुआ है, अभी 15 मिनट बचा हुआ है। हाँ भैया, क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा, क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा। चलिए करें, स्टार्ट करें भाई, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 मिनट है, एक दो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, करेंगे भाई क्वेश्चन या कल करेंगे? क्वेश्चन क्या रह जाए या कल करेंगे? चलिए क्वेश्चन कल करते हैं, कल के सेशन में क्वेश्चन करते हैं और डॉपलर इफेक्ट करते हैं, डॉपलर इफेक्ट, और कल के क्वेश्चन में, कल के सेशन में क्वेश्चंस और डॉपलर इफेक्ट करते हैं। तब तक आप फॉर्मूला भी रिवाइज करके आइएगा, तो आपको और समझ में आएगा। काफी थ्योरी पढ़ा दी है मैंने, तो आपको ग्रैप्स करना है, ठीक है। हाँ, काफी थ्योरी हो गई है, तो एक बार सारी जो है थ्योरी एक बार पढ़ के आ जाइएगा, कल करते हैं बेटर होगा। क्वेश्चन कल करते हैं, रिवाइज कर लिख के आइए, कल रिवाइज करके आइए, ठीक है, कल रिवाइज करके आइए सारे ये स्टैंडिंग वेव वाले फॉर्मूले, है ना, स्टैंडिंग वेव वाले फॉर्मूले रिवाइज करके आइए, कल क्वेश्चंस करते हैं और डॉपलर इफेक्ट भी करते हैं। कल वेव का समापन दिवस होगा, कल वेव का समापन दिवस होगा, ठीक है। चलिए।